नमस्कार, 5 शहर 5 खबर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली खबर होगी 2024 के लिए सपा की खास रणनीति की। दूसरी खबर होगी संभल की, जहां बीजेपी और सपा आमने सामने आ गई है। तीसरी खबर होगी जूनागढ़ में नोटिस पर भड़की हिंसा की। फिर बात होगी रायबरेली के दबंगों की और आखिर में रायपुर के बिजली विभाग की। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर की। लोकसभा चुनाव के भले ही अभी लगभग साल भर का समय बचा हो, लेकिन यूपी का कौन सा बड़ा नेता किस सीट से चुनाव लड़ेगा, इस बात के लिए कयास अभी से लगाए जा रहे हैं। यही वजह है कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव से कई महीने पहले ही चुनावी दंगल में उतर चुके हैं और सपा के पक्ष में माहौल तैयार करने में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही इस चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने गढ़ों को बचाने के लिए एक खास रणनीति के तहत काम कर रही है। इन सीटों पर परिवार और पार्टी के बड़े नेताओं को उतार सकती है। सपा का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ सीट पर कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर होने लगी है। शिवपाल यादव को इसको लेकर संकेत भी दिए गए हैं। शिवपाल ने एक सवाल के जवाब में कहा, ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। उन्होंने कहा कि सबकी सहमति से जो निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा, लेकिन इस बार प्रत्याशी तय करने में देरी नहीं होगी, जल्दी तय हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें, शिवपाल यादव ने कहा कि सभी 75 जिलों की 80 सीटों को लेकर सपा अपना शिविर लगाएगी। शिविर लगाकर पार्टी के सभी संगठनों को मजबूत करेंगे और ट्रेनिंग देंगे। उन्होंने कहा कि सभी सेकुलर पार्टियों को इकट्ठा करके सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। तो 2024 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी काफी एक्टिव नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी अभी से अपने गढ़ को बचाने के लिए तमाम प्रयास में जुट गई है। खबरों के मुताबिक शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ से लड़ाया जा सकता है, जिसको लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। जिस पर शिवपाल सिंह ने कहा कि जहां से पार्टी की तरफ से हमको इजाजत मिलेगी, राष्ट्रीय दल में जो चर्चा की जाएगी, उसके बाद जहां से जैसा कहा जाएगा हम वैसा ही करेंगे। शिवपाल सिंह को आजमगढ़ से लड़ाने के संकेत दिए जा रहे हैं और जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मतलब जो समाजवादी पार्टी का गढ़ होगा, वहां से सपा के परिवार के ही सदस्यों को मैदान में उतारा जाएगा। और इस खबर पर हमारे साथ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से लाइव। प्रियम, मैं जिस प्रकार से देख रहा हूं और जानने में आ रहा है कि शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यहां से पहले मुलायम सिंह यादव भी सांसद रह चुके हैं, यहां से पहले अखिलेश यादव भी सांसद रह चुके हैं। आजमगढ़ से शिवपाल यादव को 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट दी जा सकती है, इस प्रकार का संकेत मिल रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से अगर देखा जाए, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है और वही नीति पर आ रहे हैं जो मुलायम सिंह क्या करते थे, जो गढ़ थे वहां से परिवार के सदस्यों को मैदान में उतारा जाता था। तो कितना ये दाव उनके लिए सफल रहेगा और क्या समीकरण बनेंगे? बिल्कुल सुनील, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है और सभी राजनीतिक दल अब अपनी अपनी रणनीति को बना रहे हैं। हर एक सीट का आकलन किया जा रहा है, उसका विश्लेषण किया जा रहा है और वहां पर अध्ययन किया जा रहा है कि उस सीट पर क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर अगर बात करें आजमगढ़ की हो, मैनपुरी की हो या फिर रामपुर की हो, ये वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ और समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीटें कही जाती रही हैं। लेकिन पिछले जो उपचुनाव के नतीजे रहे हैं वो इन सभी सीटों के लिए, मैनपुरी को अगर छोड़ दें तो इन दोनों ही सीटें, जो रामपुर थी जो आजम खान का गढ़ कहा जाता था और आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, दोनों ही जगह पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने में कामयाबी हासिल करी थी और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी विक्ट्री के तौर पर था भारतीय जनता पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी के लिए अब चैलेंज है कि इस सीट को, जो दोनों उनकी पारंपरिक सीटें कही जाती रही हैं, जिस पर लंबे समय से समाजवादी पार्टी का उस पर कब्जा रहा है, तो उसको वापस अपने खेमे में लाया जाए। मौजूदा वक्त में दोनों ही सीटें बीजेपी के पास में हैं, जबकि 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें ये दोनों ही सीटें
समाजवादी पार्टी के खेमे में जो है वो गई थी। आजम खान जो थे वो रामपुर से सांसद थे। इसके अलावा आजमगढ़ की बात करें तो वहां से अखिलेश यादव सांसद थे, लेकिन अखिलेश यादव ने चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का रुख किया और इसलिए उनको उस सीट को छोड़ना पड़ा। वहां से उन्होंने त्यागपत्र दिया अपनी उस सीट से सदस्यता से। उसके बाद इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव हुए। समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से बतौर प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया और बीजेपी ने उस सीट पर समीकरणों को देखते हुए, वहां के जाति समीकरणों को साधते हुए दिनेश लाल निरहुआ को प्रत्याशी के तौर पर उतारा था। और एक ऐसे जो नतीजे आए उन्होंने काफी सबको हैरान किया और उस नतीजों में बीजेपी ने वहां पर जीत दर्ज करी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात को लेकर काफी उत्साहित है कि वो ऐसा कोई भी सीट नहीं, ऐसा कोई भी गढ़ नहीं है जिसको वो भेद नहीं सकती है। समाजवादी पार्टी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में है क्योंकि मैनपुरी में जिस तरीके से उपचुनाव हुआ और वहां पर भी बीजेपी ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन उसके बावजूद 2 लाख से अधिक वोटों के अंतर से वहां से डिम्पल यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया था। तो अब एक बार फिर जब परीक्षा की घड़ी आ रही है, चुनाव की घड़ी आ रही है और जनता के बीच में प्रत्याशियों को मैदान में उतरना है, मैदान में उतर के जनता के बीच में जाना है, तो ऐसे में पार्टी रणनीति बना रही है कि उन सभी सीटों पर जो है उनका आकलन किया जाए, उस पर अध्ययन किया जाए और देखा जाए कि वहां क्या प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। उत्तर प्रदेश के संभल के राजपुरा में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद के अंदर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों में मारपीट हो गई। दरअसल 21 दुकानों को किराए को लेकर सपा और बीजेपी समर्थकों में लड़ाई हो गई। देखते ही देखते लड़ाई मारपीट में बदल गई। समर्थकों के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही फौरन पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात पर काबू पा लिया। इस मारपीट में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। मामला दोपहर में पुलिस ने जैसे तैसे शांत कराया, लेकिन शाम को फिर हाईवे पर दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें करीब 5 से 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। जानकारी लगते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 8 लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो संभल में नमाज के समय भिड़े बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक, दुकान पर संग्राम हुआ है, दुकान पर लेकर लड़ाई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। नमाज के समय ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक आपस में लड़े हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से डंडों से, लाठी से एक दूसरे के ऊपर यह प्रहार किया जा रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ संभल से संवाददाता सतीश सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सतीश, सबसे पहले बताइए अहम जानकारी, फ्रेश अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? सुनील चौहान जी, मैं बता दूं जिस जनपद संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र का मामला है और रजपुरा की बात की जाए तो यहाँ पर जो जुम्मे की नमाज पढ़ने जो है नवाजी गए थे, तो इसी बीच जो है दुकान के किराए को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता और समाजवादी कार्यकर्ता नमाज पढ़ने के दौरान उनका आपस में विवाद हो गया। मस्जिद के अंदर विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाने लगे। इतना ही नहीं, उनके बाहर आने के बाद में भी लाठी डंडे एक दूसरे को मारना पीटा शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ये कहा जा सकता है कि तस्वीरों में सब नजर आ रहा है किस तरीका से लाठियां बरसा रहे हैं एक दूसरे को, ये भी नहीं कर रहे हैं कि किसी की जान जा सकती है इसमें। इन्हें कोई भी परवाह नहीं है, इन्हें कोई भी पुलिस का भय नहीं है। किस तरीका से एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान ये घटना हुई है। जी सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सतीश कि जिस प्रकार से घटना सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है वीडियो, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ इलाके के हालात किस प्रकार से हैं? पुलिस ने क्या किसी को अरेस्ट किया है? जिसको अरेस्ट किया है उन पर किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है? जी मैं बता दूं सुनील जी, जिस तरीका से इन पर संबंध ये घटना हुई है मस्जिद में जो है, जिस तरीका से नमाज के दौरान ये घटना हुई है, तो वहाँ पर जो है पुलिस किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी और वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 10 लोगों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है और जिसमें जो है 30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सतीश आपका। गुजरात के जूनागढ़ में शुक्रवार रात एक अवैध दरगाह को लेकर जबरदस्त बवाल मच गया। दरगाह के अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने जो नोटिस जारी किया था, उसके बाद लोग भड़क गए और पुलिस कर्मियों को ही निशाना बना दिया। इस दौरान उपद्रवियों की इस भीड़ से मजेबड़ी चौक स्थित पुलिस चौकी पर हमला कर तोड़फोड़ कर दी और वाहनों को आग के हवाले कर दिया।
इतना ही नहीं, पुलिस थाने पर भी पत्थरबाजी की गई। आपको बता दें, शाम 7 बजे से ही लोग इकट्ठा होना शुरू हुए और 9 बजे तक 200-300 लोग पहुंच गए और दरगाह के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। जब पुलिस ने इनको इस जगह से हटाने की कोशिश की तो पत्थर फेंकने लगे और पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया गया। हमले में एक डिप्टी एसपी और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं और पुलिस पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें, जूनागढ़ हिंसा में 1 की मौत हो गई है तो वहीं 174 लोग हिरासत में लिए गए हैं। तो अवैध दरगाह हटाने को लेकर ये उपद्रव हुआ है और प्रशासन जो दरगाह को हटाने के लिए गया था, अचानक से 200-300 लोग आ जाते हैं और पथराव करने लगते हैं, जिसमें 1 की मौत हो गई है, डीएसपी के चोट आई है, 3 पुलिसकर्मी घायल है, 300 लोगों ने पुलिस चौकी पर हमला किया है। और इस खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ अहम जानकारी? जिस प्रकार से देखा जाए, सड़क पर एक अवैध दरगाह बनी थी, जब पुलिस प्रशासन इसको हटाने के लिए जाता है तो 300 लोगों ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। उपद्रवियों में से किसी को क्या पकड़ा गया और क्या कुछ अहम जानकारी, फ्रेश अपडेट आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर है? नितिन। देखिए सुनील, बिल्कुल गुजरात के जूनागढ़ में अतिक्रमण के विरोध को देखते हुए जहाँ दरगाह बनी हुई थी, तो जूनागढ़ के अंदर तो उसको देखते हुए जो लोग थे वहाँ के आसपास आपस के लोग जो है वहाँ पर भिड़ते हुए नजर आए। बता दें कि जिस तरीके से जूनागढ़ में अवैध तरीके से जो मजार बनी हुई थी, तो दरगाह को हटाने के लिए जब वहाँ के जो प्राधिकरण के लोग हैं वो मौके पर पहुँचते हैं तो दरगाह को हटाने का प्रयास करते हैं, तो जब भी वहाँ से जो है 500 से 600 लोग इकट्ठे होते हैं जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो उसको देखते हुए उनमें जो है आपस में भिड़ंत हो जाती है। तो उसके बाद में एक मौके पर 1 की मौत हो जाती है, लेकिन उसमें जो है एक डीसीपी समेत 3 पुलिसकर्मी भी जो है घायल बताए जा रहे हैं। कि आखिरकार इस तरीके की जब घटना सामने आई थी गुजरात के अंदर जूनागढ़ में जो है, तो उस दरगाह को हटाने के लोग, प्राधिकरण के लोग वहां पहुंचे तो आपस में ही लोग भिड़ते हुए नजर आए, लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से उन्हें कोशिश की गई कि किस तरीके से इनका बीच बचाव कराया जाए, किस तरीके से लोगों को यहाँ से छुड़ाया जाए। आखिरकार इस तरीके से प्राधिकरण वहाँ अपने दस्ते के साथ पहुंचता है तो मजार को हटाने के लिए, तो उसके बाद में जब तुरंत साथ के साथ जब वहाँ पर आपस में जो है 500 से 600 लोग इकट्ठे होते हैं, जो भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया था और वहां पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। लेकिन उसमें साफ तौर पे यही देखा जा रहा है, जब पुलिसकर्मी उनसे बीच बचाव में उन्हें छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और प्राधिकरण के जो लोग हैं वहां पर पहुंचे हैं मजार को हटाने के लिए आखिरकार अपने दस्तावेज के साथ में, तो तभी वहां की जो भीड़ है आके जो है 300 से 400 लोग जो है भिड़ते हैं और उसके बाद में भिड़ने के बाद में जब उपद्रवी लोग वहां पर पत्थरबाजी करते हैं तो उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हैं और 1 की मौके पर ही मौत हो जाती है बच्चे की। तो उसके बाद देखा जाता है कि इस तरीके की जब घटना सामने आई जूनागढ़ में गुजरात के, तो उसको देखते पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। जी नितिन, मैं आपसे जानना चाहता हूं फिलहाल वहां पर हालात क्या है जूनागढ़ में, और प्रशासन की तरफ से क्या किसी को अरेस्ट किया गया है जिन्होंने ये उपद्रव किया? देखिए सुनील, बिल्कुल जिस तरीके से बात की जाए तो जूनागढ़ की जब मजार हटाने के लिए वहाँ के जो लोग प्राधिकरण के लोग वहाँ पहुंचे तो उसको देखते हुए जो वहाँ की भीड़ थी उसे एकत्रित होते हुए लोगों को देखा, तो पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की, उन लोगों को हटाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन बात की जाए वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था के चौक चौबंद इंतजाम कर दिए गए कि आखिरकार दोबारा से ये हिंसा ना हो। इस तरीके की जो हिंसा सामने आई थी गुजरात के जूनागढ़ से निकल के, तो उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। और कहा जा रहा है कि जो है जूनागढ़ के अंदर जो मजार बनी हुई थी उस मजार के पास पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। वहाँ के जो अब लोग हैं उन लोगों को प्रयास किया जा रहा है, जिन लोगों ने एक डीसीपी भी घायल और 3 पुलिसकर्मी भी घायल है, टोटल 4 जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी चोटें आई और तमाम जो लोग हैं वहाँ के उनको भी आपस में एक तो दूसरे से जो है भिड़ते हुए नजर आए। जब पुलिस प्रशासन पे इस तरीके का पथराव किया जा रहा है तो पुलिस प्रशासन वहाँ लोगों से बातचीत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो वहाँ के डीसीपी हैं वो तमाम उन लोगों से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तरीके की जो अभद्रता लोग कर रहे हैं उनको जो चिन्हित किया जा रहा है और उन लोगों को कैमरे की निगरानी से देखा जा रहा है कि आखिरकार इसमें से कौन कौन लोग हैं, इन लोगों को किस तरीके से ढूंढा जाए। जो कैमरा है वहाँ पे आसपास जो कैमरे लगे हुए थे उन कैमरा की भी निगरानी की जा रही है और वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी जो घटना सामने हुई थी मजार को हटाने को लेकर, जब प्राधिकरण के लोग वहाँ पहुंचे और अवैध तरीके से वो अतिक्रमण वहाँ पर हो रहा था, तो अतिक्रमण के साथ साथ जो वहाँ के लोग थे आसपास के, उन लोगों ने आके जो है अभद्रता की, तो उसको देखते हुए पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट है और पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके की घटना को देखने के लिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो वहाँ के
डीसीपी हैं गुजरात के जूनागढ़ के, तो उनको भी चोट आई है और जो पुलिसकर्मी और भी हैं उन पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। तो पूरा प्रयास जो है वहाँ की पुलिस कर रही है और धारा 144 वहाँ पर लगा दी गई है कि इस तरीके की घटना जो यदि दोबारा सामने आती है तो उसको देखने के लिए पुलिस प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम लोगों से पूछताछ की। जितने लोग थे उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि आखिरकार इसमें से कौन कौन लोग थे जिस तरीके से जो अभद्रता उन लोगों ने की थी। तो मैदान करने के बाद ही जब पता लगा कि पुलिस प्रशासन को उसमें से 100 से ज़्यादा लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार भी किया कर रखा है और उससे देखा जा रहा है कि उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार कौन से समुदाय के वो लोग थे। तो उन्हें पूछा जा रहा है कि इस तरीके की जो घटना सामने आई, जब वो अवैध तरीके से मजार बना हुआ था तो मजार के ऊपर मजार प्राधिकरण पहुंचता है और उसे हटाने का प्रयास कर रहा है। तो आखिरकार जब बाधा उसमें काम में डाली जा रही है तो उसको देखते हुए देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। रायबरेली लालगंज कोतवाली क्षेत्र में दबंगों के सामने खाकी नतमस्तक दिखी। जी हां, दरअसल गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर ट्रक चालक और बाइक सवार युवक के बीच विवाद हुआ, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में घंटों बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस दौरान हुए मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे दबंग पुलिस से बहस कर रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर ये विवाद हुआ है और जिसमें मारपीट की गई और ये मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रायबरेली से है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मारपीट भी हुई है और बताया जा रहा है कि पुलिस और दबंगों के बीच में ये हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और दबंगों के आगे जो पुलिस है वो नतमस्तक हो गई है। तो पुलिस की मौजूदगी में हालांकि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रहा है, नजर बनाए हुए है। और इस खबर पर हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता राजू तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ और अहम जानकारी इस पूरे घटनाक्रम पर निकल कर आ रही है? जिस प्रकार से देखा जाए हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जिसमें पुलिस इन दबंगों के आगे नतमस्तक होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल बता दें कि रायबरेली जिले की बात करें तो रायबरेली जिले में लगातार ऐसे मामले सामने निकल कर आ रहे हैं जो निश्चित तौर पर पुलिस पर एक सवाल खड़े कर रहे हैं और लगातार दबंगों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें, चाहे लालगंज का मामला हो या सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला हो या डी का, रायबरेली जिले में लगातार दबंग इस कदर हावी है कि पुलिस पूरी तरह से नतमस्तक दिखाई दे रही। आपको बता दें कि रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र का जो मामला है, मेन चौराहे पर दबंग इस कदर हावी हो गए हैं कि वो आपस में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा करते रहे, जबकि वहां पर साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह खाकीदारी मौजूद है और मात्र उनके द्वारा बीच बचाव करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रायबरेली जिले में किस तरह से खाकी का इकबाल नहीं रह गया है। कहा जा सकता है कि दबंगों के हौसले लगातार बुलंद है। तो ऐसे में साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार यहाँ पर दबंग अलग अलग मामलों में खुलेआम रोड पर कहर कर पा रहे हैं और आम जनमानस जिससे प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र में ही हाल का ही मामला है जिसमें आधा दर्जन दबंग एक युवक को जमकर मारे पीटे और वो मरणासन की स्थिति में उसको छोड़कर फरार हो गए। और वहीं आपको बता दें, जी में भी एक युवक के द्वारा गोली मार दी गई अपने चाचा को जो जिंदगी और मौत से जूझ है। तो इस तरह से जिले की बात करें तो रायबरेली जिले में साफ तौर से ये देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस का इकबाल अब सोता दिखाई पड़ रहा है और दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि दबंगों को चिन्हित करके उन पर कार्यवाही की जाए, लेकिन स्थानीय पुलिस की नाकामी साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरह से यहाँ जिला पुलिस के द्वारा जो है दबंगों पर अंकुश लगाने में नाकामी साबित हो रही है रायबरेली पुलिस। जी राजू, अभी तक दबंगों को क्या पकड़ा गया है? अगर पकड़ा गया है तो उन पर किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल बता दें, पुलिस से जब पूरे मामले की जानकारी की गई तो पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि वीडियो के आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और जैसे ही लोगों की सुराग हो पाएगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी आपको बता दें लगभग जी बिल्कुल, शुक्रिया राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।
रायपुर खमतराई थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के दफ्तर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, आरोपियों द्वारा बाहर खड़ी बाइक भी तोड़ दी गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। वहीं कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। तो आपको बता, लाइट कटे होने से नाराज लोगों में मारपीट देखने को मिली है और पुलिस ने कुछ आरोपियों को इस पूरे मामले पर हिरासत में ले लिया है। बिजली विभाग के दफ्तर में ये मारपीट हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये दफ्तर में मारपीट हुई है। बाइक पड़ी है, लाइट कट जाने से लोगों में नाराजगी देखी जा रही थी और जिसको लेकर काफी नाराजगी के बाद लोगों में मारपीट हुई। ये शीशे को तोड़ दिया गया। ये देखिए तस्वीरों में आप किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया है। लाइट कटे होने की वजह से इलाके के लोग आते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं। लोगों ने मारपीट की। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बिजली विभाग के दफ्तर में ये तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई। लाइट कटे होने से नाराज थे लोग और पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है मामले पर। बिजली विभाग के दफ्तर में मारपीट की गई है। लाइट कटे होने से नाराज लोगों ने मारपीट की है। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ कर रही है कि बात क्या थी, वजह क्या थी, उनसे जानकारी ली जा रही है और जो दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया। आपको बता दें, बिजली कटे होने से लोग नाराज थे और ये दफ्तर में आते हैं, बिजली दफ्तर में आते हैं और उपद्रव करते हैं, नाराजगी दिखाते हैं और उसके बाद आपस में मारपीट हो जाती है। तो ये रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र के बिजली विभाग के दफ्तर में घुसकर मारपीट की गई है, तोड़फोड़ किया गया सामानों का। बाइक देखिए तस्वीरों में पड़ी है। सामान किस प्रकार से बिजली दफ्तर का तोड़ दिया गया है और इसके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और अन्य गंभीर धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी द्वारा बाहर खड़ी बाइक भी तोड़ दी गई है। सूचना के बाद मौके पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया है। वहीं कुछ आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जांच की जा रही है। और इस खबर पर हमारे साथ रायपुर से मनोज शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ अहम जानकारी? जिस प्रकार से देखा जा रहा, लाइट कट होने की वजह से लोग नाराज थे, बिजली दफ्तर में पहुंचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, बाइक जो बाहर खड़ी थी उसको तोड़ दिया जाता है, लोगों के साथ मारपीट की जाती है। पुलिस ने इस पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस प्रकार ये विवाद शुरू हुआ और कौन कौन इसमें सम्मिलित था। जी, आपको बता दें कि बिजली विभाग का कर्मचारी अमित कुमार यादव नाम का शख्स था, जो जिसका कहना था कि हम लोग 15-16 जून की रात में करीब 12 बजे के लगभग 5-6 लोग साथ में आए और बिजली विभाग के दफ्तर में गाली गलौज करने लगे। अभी ये मामला खुलकर सामने नहीं आया है। उसका बयान जो पुलिस में दिया गया बयान है अमित यादव का, उनका कहना है कि 5-6 लोग आए और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे और साथ में जो है सामान रजिस्टर भी, सरकारी रजिस्टर जो रखा था, कंप्लेंट बुक था, उसको भी वो लोग फाड़ दिए और उसके मोबाइल का चार्जर वार्जर भी, वहाँ पे खड़ी बाइक वाइक को भी नष्ट किया। जो है 5-6 लोग मिलकर इस घटना को अंजाम दिए हैं। जी, पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई कर रही है? बताया जा रहा है कि मामला दर्ज हो चुका है। जी बिल्कुल, इस मामले में पुलिस ने संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया हुआ है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और आपको ये भी बता दूं कि पुलिस का वहीं पे कहना है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल। और इलाके के लोगों क्या कहना है? आप क्या बिजली सुचारू रूप से दी जा रही है इस घटना के बाद? जी, बिजली की शिकायत कोई इस प्रकार की बातें सामने नहीं आई है वहाँ पे कि बिजली न होने की बात कही गई। वो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये पुराना मामला कुछ पुरानी रंजिश की वजह से ऐसा हुआ है, जो अभी भी सरकारी तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जी, कितना नुकसान हुआ है बिजली विभाग में, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और पुलिस उसकी भरपाई के लिए क्या जिन लोगों ने नुकसान किया है उनसे वसूली करेगी?
जी बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर ऑलरेडी संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस इसको गंभीरता से ले रही है और पुलिस उन लोगों को पकड़ने का पूरी तरह से प्रयास कर रही है। अभी भी पुलिस उसमें जांच भी कर रही है और अपराधियों के धरपकड़ के लिए भी कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया हुआ, पूछताछ कर भी रही है। जी मनोज, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका कहना है कि आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है, पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस लोगों में झगड़ा हुआ वो कहाँ पहले से जानकार थे? अगर जानकार थे तो ऐसा कौन सा डिस्प्यूट इन लोगों के बीच में चल रहा था जिसको लेकर इतना बड़ा बवाल हुआ? जी इस मामले में अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस को जो बयान दिया हुआ है, अमित कुमार यादव शख्स जो वहाँ बिजली विभाग का कर्मचारी था, उसके बयान अनुसार जो है पुलिस अभी कुछ जांच पड़ताल के बाद ही पुलिस का कुछ कहना साफ हो पाएगा। जी शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और फिलहाल 5 शहर 5 खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।